नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनआई आवाज और मैं हूं आपके साथ जावेद खान। चलिए एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। कोरोना संक्रमण के उपचार में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन उपयोगी साबित हो रही है। इसके लिए क्षेत्र के कई दानदाता के साथ ही ग्राम साटपुर निवासी ठेकेदार प्रकाश पाटीदार के द्वारा प्रशासन का सहयोग करने के लिए आगे आए। एसडीएम संघप्रिय ने बताया कि प्रकाश जी पाटीदार के द्वारा लगातार गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाने के बाद मंगलवार को करीब 2 लाख रुपए मूल्य की 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन प्रदान की गई, जो नगर कसराबाद की कन्या छात्रावास में बने कोविड सेंटर पर मरीजों को ऑक्सीजन उपलब्ध करवाने में कारगर सिद्ध हो रही है। ऑक्सीजन मशीन भेंट के दौरान एसडीएम संघप्रिय, सीएमओ संजय रावल, बीएमओ डॉक्टर राकेश पाटीदार सहित राजस्व, नगर परिषद व स्वास्थ्य विभाग की टीम मौजूद थी। आज जो ये आपको ऑक्सीजन मशीन दान की है, इसके बारे में इस विषय में कुछ बताओगे? मैं बहुत ही हर्ष के साथ सभी कसरावद वासियों को सूचित करना चाहूँगा कि हमारे प्रकाश पाटीदार जी जो साटपुर के हैं, वो उन्होंने बहुत ही एक नेक काम किया है। उन्होंने हमको 2 ऑक्सीजन मशीन कंसंट्रेटर जो है वो दान किए हैं, जो लगभग 2 लाख रुपए राशि के हैं। इसके अलावा प्रकाश जी का मैं हार्दिक आभार प्रकट करता हूं कि वो हमें प्रतिदिन समय समय पर ऑक्सीजन सिलेंडर है वो भी बढ़ाकर दे रहे हैं। तो ये हमारे कोविड केयर सेंटर जो कसरावद में संचालित हो रहा है, उसमें एक बहुत ही एक अहम योगदान है, जो हमें और पूरे स्वास्थ्य विभाग के लिए बहुत एक मददगार साबित हो रहा है। इसी कड़ी में मैं बाकी सभी कसरावद वासियों से भी अपील करूंगा कि वो अपने स्तर से एक कोविड केयर सेंटर कसरावद के एक अच्छे संचालन के लिए आगे बढ़कर सहयोग करें, और एक हमारे जो एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का है या फिर भोजन का है, किसी रूप में अगर सहयोग करेंगे तो उसमें प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग आपका बहुत बहुत आभारी रहेगा। क्षेत्र में कोविड के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए क्षेत्र के पूर्व विधायक राजेंद्र वर्मा के साथ प्रदेश की पर्यटन, सांस्कृतिक एवं आध्यात्म विभाग मंत्री एवं जिला प्रभारी मंत्री उषा ठाकुर, भाजपा जिला अध्यक्ष राजीव खंडेलवाल ने देवास जिले के भवरासा, सोनकक्ष, पीपलरावा, टोंक खुर्द का दौरा किया। इस दौरान पूर्व विधायक श्री वर्मा ने भवरासा, सोनकक्ष, पीपलरावा, टोंक खुर्द की स्वास्थ्य विभाग की समस्याओं से जिला प्रभारी मंत्री को अवगत कराया। जनप्रतिनिधियों ने भी वर्तमान में सोनकक्ष, भवरासा स्वास्थ्य केंद्रों पर चिकित्सक एवं नर्सों की स्टाफ की कमी होना और जो डॉक्टर यहां नियुक्त है वह अप डाउन करते हैं, इस पर प्रभारी मंत्री ने डॉक्टरों को स्थानीय रूप से यहीं रहने के निर्देश दिए। शव वाहन, सीटी स्कैन मशीन, ऑक्सीजन सिलेंडर, सोनकक्ष सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को सिविल अस्पताल का दर्जा देने, कोविड उपचार संबंधित दवाइयों का न होना आदि समस्याओं से अवगत कराया। वहीं जनप्रतिनिधियों द्वारा टोंक खुर्द में मॉडल स्कूल को आइसोलेशन वार्ड बनाने की मांग भी की। आम जन की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए प्रभारी मंत्री ने जल्द के निराकरण करने का आश्वासन दिया। साथ ही मुख्य मार्ग पर लाउडस्पीकर के माध्यम से आम जन को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आप सभी के साथ है एवं मेरा परिवार आप सभी के सहयोग हेतु 24 घंटे तत्पर है। आपको किसी भी प्रकार की कोई सहायता आवश्यकता हो तो आप निसंकोच मुझे फोन कर सूचित कर सकते हैं। इसके बाद प्रभारी मंत्री ने आम जन को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण से घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस बीमारी का उपचार घर में ही है। आप इससे डरे नहीं, क्योंकि कहा जाता है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इसलिए घबराएं नहीं, एक बुरा समय है जो जल्द ही समाप्त हो जाएगा। इसके पश्चात प्रभारी मंत्री एवं भाजपा के समस्त नेता सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां प्रशासनिक अधिकारियों के साथ प्रभारी मंत्री ने बैठक की। उन्होंने कहा कि पत्रकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पहरी होते हैं। लोगों को वैक्सीनेशन के लिए आकर्षित करें। जिन लोगों को वैक्सीनेशन कराया गया है वह इस दौरान त्रासदी से बच जाएंगे, और अगर उन्हें कोरोना होता भी है तो वह जल्द ही घर पर घरेलू उपचार से ठीक हो जाएंगे। अतः वैक्सीनेशन सुरक्षा कवच है, इसलिए लोग अधिक से अधिक वैक्सीनेशन कराएं। आपको बता दें कि प्रभारी मंत्री के साथ एसडीएम शिवानी तरेटिया, एसडीओपी प्रशांत सिंह भदौरिया, बीएमओ आदर्श ननेरिया, सोनकक्ष मंडल अध्यक्ष राजेंद्र सिंह मोडरिया, पूर्व विधायक प्रतिनिधि कैलाश वर्मा, टोंक खुर्द में तहसीलदार सरिता लाल, सीएमओ सरिता सोनी, भाजपा के श्याम गोलिया, राजेंद्र उमेश श्रीवास्तव, राकेश सिद्धल उपस्थित रहे। साथ ही भौरासा में श्री प्रेमचंद्र अग्रवाल, राहुल सेठी, पूर्व मंडल अध्यक्ष श्री आराम सिंह ठाकुर, पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष श्री संजय जोशी, पूर्व सेवा सहकारी संस्था अध्यक्ष पूर्व विधायक प्रतिनिधि श्री प्रमोद कुमार पालेवाल, साथ ही पीपलरावा में
देव नारायण शर्मा, राम प्रसाद सिंदल, मोनू भावसार, मधुसूदन गवगोत्री, स्थानीय जनप्रतिनिधि व प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे। TNI आवाज सोनकक्ष से अजय पाटनी की खास रिपोर्ट। हम सब जानते हैं एक समय आता है जब डॉक्टर में हाथ टेकता है और अब कहता है कि दवाओं से काम नहीं बनेगा, दुआओं से में ताकत है। तो दुआओं को बढ़ाइए, प्रार्थना कीजिए, सुबह शाम घरों में घी का दीपक उपलब्ध हो तो वो लगाइए, नहीं लगा सकते तो सरसों के तेल का दीप जलाइए, पर कोई ना कोई एक प्रार्थना कंठस्थ करके प्रार्थना अवश्य कीजिए कि हे परमपिता इस वैश्विक बीमारी से मुक्त कराइए संपूर्ण ब्रह्मांड में हम आप, क्योंकि हम तो अनादिकाल से वसुधैव कुटुंब वाले सबके स्वास्थ्य की मंगल कामना करने वाले हैं। ये बीमारी हमेशा नहीं रहने की, पर जागरूक रहिए, चैतन्य रहिए, भ्रामक वातावरण से बचिए और बचाइए। ये प्रार्थना करने में आई हूँ। जो कमी मुझे यहाँ बताई है डॉक्टर साहब ने जो नोट कराया उसको हम निश्चित रूप से पूरा करेंगे और उन विसंगतियों को दूर करेंगे। कोविड सेंटर का भरपूर उपयोग कीजिए। थोड़ी थोड़ी सी बीमारी होने पर, थोड़ी तकलीफ होने पर उनको देवास नगर तक मत भिजवाइए। यहाँ के मरीज यदि यहीं रुके तो बहुत बेहतर स्थिति है। लॉकडाउन जो हम कोरोना कर्फ्यू की बात कर रहे हैं, इस बार कोरोना कर्फ्यू में जो समय तय हुआ 7 से 10 बज के 5 मिनट पे कोई दिखता है, कठोरतम कार्रवाई करे। पुलिस प्रशासन सब मिलकर कठोरतम कार्रवाई कीजिए। कोई मुलाहिजा नहीं, जरा सा मुलाहिजा, जरा सी रियायत बहुत बड़ी तकलीफ में लाकर। पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीना द्वारा शाम को अचानक पुलिस थाना सलेहा पहुंचे और उन्होंने थाना क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान थाना प्रभारी अभिषेक पांडे को निर्देशित किया गया कि वर्तमान समय कोविड-19 का चल रहा है, इस दौरान जगह कोविड-19 वायरस जोरों से फैल रहा है। इस दौरान पुलिस बल द्वारा कार्य बहुत ही सावधानी से किया जाए और जनता से भी अपील करें कि सभी लोग कोविड-19 का पालन करें। वर्तमान समय चैत्र नवरात्रि का चल रहा है, इस दौरान सार्वजनिक धर्म स्थलों पर न जाएं और जो भी लोग धार्मिक स्थलों पर जाएं वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क का उपयोग करते हुए पूर्ण सावधानी बरते, ऐसा जनता से आग्रह किया जाता है। पुलिस स्टाफ को निर्देशित किया गया है कि जो भी थाना अंतर्गत रिपोर्ट प्राप्त हो रही है उनका तत्काल निराकरण कर उन्हें यथास्थान भेजें और कोविड-19 पालन हो, जिससे थाना क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रहे, किसी तरह से कोई अपनी घटना घटित न हो सके। कोरोना रूपी महामारी के चलते नगर के मुस्लिम समाज भी आगे आए और जनता की मदद के लिए शहर सदर रईस कुरैशी, अकील शेख, अबरार पठान, अजित सूफी, मुजाहिद खान, अनीश खान एवं समाज के अन्य लोगों द्वारा SDM संघ प्रिय को रोगी कल्याण समिति के नाम चेक प्रदान किया गया और शहर सदर द्वारा बताया गया कि समय समय पर हमारे द्वारा जनता की मदद कराई जाएगी। सर, आज जो मुस्लिम समाज द्वारा आपको चेक दिया गया, इसके बारे में कुछ बताइए थोड़ा। आज मुस्लिम समाज कसरावत द्वारा मिलकर एक राशि प्रदान की गई है हमारे रोगी कल्याण समिति कसरावत का। तो मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आगे आज इस कोरोना काल में आगे बढ़कर उन्होंने इस राशि से सहयोग किया है। तो इस राशि से मैं उनको आश्वासन दूंगा, भरोसा दूंगा कि इस राशि का उपयोग जो कोविड संक्रमण से लड़ने में और जो भी हमारा कोविड केयर सेंटर संचालित हो रहा है उनमें बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने में किया जाएगा। इसके लिए हम पुनः उनका आभार प्रकट करते हैं और साथ ही अन्य अपने कसरावत वासियों से सभी से अपील करते हैं कि वो भी आगे आकर एक थोड़ा सहयोग प्रदान करें, जिससे हमारा मनोबल भी बढ़ेगा और उसमें एक आपके ही साथी जो संक्रमित हो रहे हैं और आगे भर्ती हो रहे हैं उनको एक अच्छी बेहतर सुविधा और स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने में एक मदद मिल सके। विदिशा तहसील के अंतर्गत ग्रामवासियों में हाट बाजार लगा था, जिसमें काफी दुकानें लगाई गई थी। इस बात की सूचना लगते ही तहसीलदार सरोज अग्निवंशी दल बल के साथ ग्रामवासियों तक पहुंचे। उन्होंने पूरे बाजार में सूचना देकर कोरोना गाइडलाइन के अंतर्गत बाजार को लगाए जाने पर नियम के विरुद्ध बताया। समय सीमा देकर सभी दुकानों को बंद कराने के निर्देश दिए। सड़क पर लगने वाली अधिकांश दुकानें तुरंत ही समेट ली गई। कई पक्की दुकानों के चालान भी काटे गए। तहसीलदार ने बताया कि सचिव रोजगार सहायक और कोटबाल को यहां बाजार बंद होने की मुनादी करने को कहा गया है और लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए गए हैं। आज मैंने देखा कि हसवा ग्राम में वो साप्ताहिक मार्केट लगा हुआ था। क्योंकि ग्रामीण लोग हैं, इनको पता नहीं था,
बोला है तो सारे लोग ने दुकानें उठा ली है, जा रहे हैं लोग यहाँ। बोला है ग्राम पंचायत सरपंच को और सचिव को लोग जागरूक करेंगे और कोटवार भी लगातार डोंडी पीटेगा यहाँ पे। कुछ हाँ चालान भी कुछ कटे हैं। मेहंदीपुर बालाजी कोरोना वायरस के संक्रमण की दूसरी लहर से सतर्कता के चलते रामनवमी पर मेहंदीपुर बालाजी मंदिर सहित सीताराम मंदिर के कपाटे बंद रहेंगी। 30 अप्रैल तक बालाजी मंदिर सहित सीताराम मंदिर में श्रद्धालुओं के दर्शनों पर रोक है। पूर्वी राजस्थान के सबसे बड़े धार्मिक स्थल मेहंदीपुर बालाजी में मंदिर इतिहास में दूसरी बार बंद कपाटों में प्राचीन सीताराम मंदिर में श्री रामचंद्र जी का जन्म उत्सव मनाया गया। इसी दौरान मंदिरों में 1-2 पुजारियों और सीताराम मंदिर में नरेशपुरी महाराज ने सर्वप्रथम मंदिर में रामलला का पंचामृत स्नान कराकर नवीन वस्त्र धारण कराए। गर्भगृह की मनमोहक साज सज्जा की गई। करीब 12:15 पर रामलला के जन्मोत्सव के साथ ही मंदिर के घंटे, घड़ियाल व मंदिर परिसर में जय श्री राम और भय प्रकट कृपाला के साथ सादगी से जन्मोत्सव मनाया गया और नरेशपुरी महाराज ने महाआरती के साथ रामलला की विशेष पूजा अर्चना की तथा भगवान को चूरमा व पंचामृत की प्रसादी के साथ 56 भोग लगाया गया। सीताराम मंदिर में किसी भी व्यक्ति को मंदिर के अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। नरेशपुरी महाराज ने देश एवं प्रदेश के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी से कोरोना की बीमारी के नाश की प्रार्थना की। मां भगवती के अनुष्ठान के पर्व पर नवरात्र और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पावन जन्मदिन रामनवमी पर नरेशपुरी महाराज ने देश और प्रदेश वासियों को शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने कहा, कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए आप और हम लोग घरों में रहकर केंद्र और राज्य सरकार द्वारा नियमों के आदेशों का पालन करें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें और 2 गज की दूरी और मास्क लगाने के नियमों का पालन करें, जिससे कोरोना के वायरस की दूसरी लहर को देश में फैलने से रोका जा सकेगा। गौरतलब है कि मेहंदीपुर बालाजी सीताराम मंदिर में हर वर्ष धूमधाम से रामनवमी मनाई जाती थी। मेहंदीपुर बालाजी में रामनवमी पर अयोध्या नगरी जैसा भव्य रूप दिखा जाता है। विशेष झांकियां सजाई जाती थी, जिसे देख देश के कोने कोने से हजारों श्रद्धालु बालाजी धाम आते थे। मेहंदीपुर बालाजी कोरोना वायरस की दूसरी लहर के संक्रमण की सतर्कता के चलते यहां होने वाले सारे कार्यक्रम पहले ही रद्द कर दिए गए थे, जिससे यहां बालाजी धाम में सन्नाटा पसरा हुआ है और सीताराम मंदिर में सभी सतर्कता बरतते हुए सादगी से बंद कपाट में भगवान रामचंद्र जी का जन्मोत्सव मनाया गया। पत्रकारिता पेशे से जुड़े लोग अग्रिम मोर्चे के दौरान योद्धा हैं, जिन्होंने देश में कोरोना वायरस के बारे में जनता को जागरूक करने एवं इस महामारी का असर कम करने में अहम भूमिका निभाई है। यह कहना था एपेक्स यूनिवर्सिटी के पत्रकारिता विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर और मीडिया शिक्षक डॉक्टर मनीष शुक्ला का। वे मंगलवार को जन अनुशासन पखवाड़ा के तहत श्री भवानी निकेतन महिला पीजी कॉलेज जयपुर में कोरोना काल में मीडिया की भूमिका विषय पर आयोजित वेबिनार में बतौर मुख्य वक्ता बोल रहे थे। शुक्ला ने कहा कि लोकतंत्र को सशक्त बनाने और संवैधानिक कानून के शासन को मजबूत करने के लिए एक स्वतंत्र और जीवंत पत्रकारिता की जरूरत है। इस वेबिनार में 100 से अधिक प्रतिभागियों सहित कॉलेज के क्षेत्रीय निदेशक, कॉलेज के प्रिंसिपल और फैकल्टी मेंबर्स ने भाग लिया। कॉलेज से एनएसएस की प्रोग्राम ऑफिसर डॉक्टर रितु मेहरा ने बताया कि कॉलेज की ओर से जन अनुशासन पखवाड़े के तहत प्रतिदिन युवाओं को प्रेरित करने के लिए अलग अलग विषय पर इस तरह के व्याख्यान कराए जाएंगे, जिसकी शुरुआत आज से हुई। राजधानी दिल्ली में कोरोना की तेज रफ्तार की वजह से दिल्ली को बंद करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से लोगों में डर का माहौल है। जनता लॉकडाउन के बाद अपने अपने घर जाने को मजबूर है। दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली की जनता दिल्ली को छोड़कर नहीं जाए। मुख्यमंत्री का कहना था कि मैं हूं ना, फिर भी लोग दिल्ली छोड़कर अपने अपने गांव जा रहे हैं। वहीं उत्तरी दिल्ली नगर निगम के महापौर का कहना है कि कोरोना पर कंट्रोल नहीं कर पाई है दिल्ली सरकार और प्रवासी मजदूरों को भी नहीं रोक पाई है। केजरीवाल कह रहे थे कि मैं हूं ना, पर जनता को विश्वास नहीं है। अगर केजरीवाल जनता को कहती है कि हम है ना, फिर भी जनता को विश्वास होता, हम की भावना से कोविड-19 की लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन मैं की भावना से कोविड-19 की लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। प्रवासी मजदूर दिल्ली छोड़कर जाने को मजबूर हैं, लेकिन दिल्ली सरकार आंख बंद कर रखी है। वहीं दूसरी तरफ आप पार्टी के मोती नगर विधानसभा से विधायक शिवचरण गोयल का कहना है कि
इस कोरोना काल में भी भाजपा वाले को आरोप की राजनीति कर रहे हैं, बल्कि सभी को दिल्ली की जनता के लिए एक साथ खड़ा होना चाहिए। और जहां दिल्ली में कोरोना की लहर में एम्स हॉस्पिटल 23 और सफदरगंज अस्पताल 29 कोविड-19 के बेड हैं, देखा जाए तो यह बेड बहुत कम है और भाजपा को तो सिर्फ चुनाव ही नजर आ रहा है। अभी 5 राज्य के चुनाव हैं और चुनाव के दौरान कोरोना के फैलने की ज्यादा संभावनाएं रहती है। नमस्कार, मैं आपका विधायक शिक्षण गोयल मोती नगर से बोल रहा हूँ। आज पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है और उसका सामना कर रहा है और प्रतिदिन पूरे देश के अंदर 2.5 लाख केसेज आ रहे हैं और दिल्ली भी इससे अछूती नहीं है। दिल्ली चौथी लहर कोरोना से गुजर रही है, क्योंकि सबसे पहले कोरोना की महामारी दिल्ली में ही आई थी। जब वो बाहर से सारे यात्री फ्लाइट के माध्यम से दिल्ली में आए थे तो शुरुआत यहीं से हुई थी। हमने तब भी डट के मुकाबला किया था। जब दूसरी लहर जून जुलाई में आई थी तब भी हमने डट के मुकाबला किया था और जब तीसरी लहर नवंबर में आई थी तब 8700 केस करीब आए थे, तब भी हमने डट के मुकाबला किया था। और आज दिल्ली के अंदर करीब 24,000-25,000 केस आ रहे हैं, तब भी आपको पूरी दिल्ली के अंदर बेड भी मिल रहे हैं, डॉक्टर्स भी हैं, ऑक्सीजन भी है, एम्बुलेंस भी है। सारा सिस्टम को पूरी तरह से कंट्रोल किया हुआ है और चीज़ें पूरा प्रयास है। हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी निरंतर हॉस्पिटल का दौरा कर रहे हैं। हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी निरंतर हॉस्पिटल में व्यवस्था देख रहे हैं। हमारे हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन जी निरंतर दिन रात दिल्ली की सेवा की जनता की सेवा के लिए हर हॉस्पिटल में एक हॉस्पिटल में जाकर उनकी व्यवस्था चेक कर रहे हैं। आज जहां पर बेडों की संख्या बढ़ाई जा रही है, उनके लिए ऑक्सीजन बढ़ाई जा रही है और तमाम सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं, वहीं पर अभी इतने पेशेंट के बावजूद भी दिल्ली में सभी प्रोग्राम संयमित चल रहा है। लेकिन मैं आपको जहां दिल्ली पूरी तरह से हम दिन रात काम कर रहे हैं, दिल्ली की जनता हमारे साथ है, वहीं पर आज भी भाजपा राजनीतिकरण से बाज नहीं आ रही। आपको पूरे देश के अंदर 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और राज्यों में पंचायत के चुनाव हो रहे हैं। इतना बड़ा यूपी है, पूरे यूपी के अंदर पंचायत के चुनाव हो रहे हैं। गुजरात में पंचायत के चुनाव हो रहे हैं। आपका कुंभ मेले का आयोजन हो रहा है, लाखों श्रद्धालु वहाँ आ रहे हैं। तो ये जो एक महामारी का रूप आज इन जनसभाओं से ये जो हुआ है, उसी का एक परिणाम है कि आज पूरा देश इस महामारी से गुजर रहा है। जहाँ पर केंद्र की सरकार को इसके ऊपर कड़े निर्णय लेने थे, वहीं पर वो उदासीनता हो गई है। उन्हें इलेक्शन के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा। सुबह उठते बैठते हर चुनाव। आज वो जनता के लिए क्या कर रहे हैं? हमारे देश के 7 मेरे दिल्ली में 7 MP हैं। वो 7 MP कहाँ हैं? एक IPL में चुनाव IPL में कमेंट्री कर रहा है, एक बंगाल में प्रचार कर रहा है, 5 MP सोए हुए हैं। आज सबसे बड़ा हॉस्पिटल एम्स, सबसे बड़ा हॉस्पिटल सफदरजंग, मात्र 23 बेड कोरोना पेशेंट के लिए। 1150 बेड का हॉस्पिटल है आज एम्स, 2500 बेड का हॉस्पिटल है सफदरजंग, मात्र 29 पेशेंट। तो मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ भाजपा के नेताओं से, राजनीति ना करें। आप समय राजनीति करने का नहीं है। ये दिल्ली की जनता हम सबकी है, हम सबको मिलकर इसको बचाना है, इसको और बेहतर सुविधाएं देनी है। वहाँ हमारे महापौर भी लगे हुए हैं और मेरी फिर विनती है कि मिलकर हम प्रयास करें, अपनी सुविधाएं दें। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ और हमने अपील कर रहे हैं कि जो आज दिल्ली से कहीं ना कहीं हमारे मजदूर भाई जो बाहर से आते हैं रोजी रोटी कमाने, वो कहीं ना कहीं
थोड़े बहुत निकलने शुरू हुए हैं। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, जब 3 लहर के अंदर भी आपको पूरा साथ दिया आप लोगों ने और आपका पूरा यहाँ पर हमने साथ दिया, ये चौथी लहर भी कुछ समय 5-10 दिन में इसकी रेट घट जाएगा और यहाँ मिलकर हमने इसका सामना मिलकर करेंगे और हम आपके साथ खड़े हैं। तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है, जो भी हमारे बाहर से भाई लोग कमाने के लिए आए हुए हैं वो कृपया करके दिल्ली छोड़ के ना जाएं। हम सब मिलकर इस कोरोना का डटकर मुकाबला करेंगे और ये जल्दी ही इस समस्या का हल होगा। शुक्रिया, धन्यवाद। अरविंद केजरीवाल सरकार कोरोना पर तो कंट्रोल कर नहीं पाई, ऊपर से प्रवासी मजदूरों को भी नहीं रोक पाई। जो केजरीवाल जी कह रहे थे मैं हूँ ना, तो मैं हूँ ना पे किसी को विश्वास नहीं है। अगर वो कहते हम हैं ना तो जरूर विश्वास होता, क्योंकि हम की भावना से तो कोविड की लड़ाई लड़ी जा सकती है, मैं की भावना से घर में रह करके कोविड की लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। आज प्रवासी मजदूर दिल्ली छोड़ के जाने को मजबूर है और दिल्ली सरकार आंखें मूंदे सो रही है। दिल्ली में स्थिति भयावह होती जा रही है, इसकी जिम्मेदार दिल्ली सरकार है। सदर कोतवाली क्षेत्र के इनायतपुर गांव में चुनावी रंजिश को लेकर मंगलवार को 2 पक्षों में जमकर ईंट पत्थर चले और हवाई फायरिंग भी की गई। मामले की भनक लगते ही सदर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। घटनाक्रम के अनुसार इनायतपुर गांव निवासी आमिर पुत्र महफूज वन नफीस पुत्र मकबूल ने चुनावी रंजिश को लेकर पूर्व प्रधान आसिफ के समर्थकों पर हवाई फायरिंग कर दी, जिसके बाद दोनों पक्षों के लोग आमने सामने आ गए और दोनों ही पक्षों में जमकर पथराव शुरू हो गया। मामले की भनक लगते ही शहर कोतवाल विकास राय दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और झगड़ा फसाद कर रहे लोगों को लाठियां पटक कर खदेड़ा। पुलिस ने मौके से 8 लोगों को हिरासत में लेकर सदर कोतवाली पहुंचा दिया। बताया जा रहा है कि आमिर और नफीस भज्जापुर गांव में अवैध असला फैक्ट्री में पुलिस द्वारा छापेमारी के दौरान पकड़े जा चुके हैं। यूं तो उत्तर प्रदेश पुलिस पर आए दिन किसी न किसी मामले को लेकर सुर्खियों में बनी रहती है, जिसके चलते एक बार फिर बेटा 2 थाने में तैनात पुलिस कर्मियों पर एक युवक को 4 मूर्ति गोल चक्कर के पास से पहले पकड़ा गया और उसके बाद उसको थाना लेकर कई घंटों तक बुरी तरह से पीटा गया। पीड़ित का कहना है कि पुलिस कर्मियों के द्वारा उसे बार बार यह पूछा गया कि तेरा जीजा इमरान कहां पर है। पीड़ित ने जब इमरान की जानकारी ना होने की बात कही तो पीड़ित को उल्टा लटकाकर थाने में डंडे और बेल्ट से जमकर पीटा गया, जिससे उसके शरीर पर गंभीर चोटें आईं। थक हार कर पीड़ित ने अपने घर का पता बताया, जिस पर पुलिस की 2 गाड़ियां पीड़ित के घर पहुंची तो और वहां पर मौजूद लोगों के साथ मारपीट की। पीड़ित मोहम्मद लुकमान का कहना है कि घर पर उसका बड़ा भाई चांद मौजूद पुलिसकर्मियों ने उसके साथ मारपीट करते हुए उसे बिल्डिंग की 3री मंजिल से नीचे फेंक दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घर में मौजूद महिलाओं ने जब इसका विरोध किया तो पुलिसकर्मियों के द्वारा उनके साथ भी मारपीट की गई। पुलिस वाले आए थे? 5 पुलिस वाले थे, 2 लेडीज थी उसमें। छोड़ दिया? मुझे छोड़ दिया जब मेरा भाई खत्म हो गया ना, एसएसपी आ गया था, इसलिए मुझे मजबूरी में उन्हें छोड़ना पड़ा, वरना मुझे भी लेके मार रहे थे। वो मुझे ले गए थे वहाँ, खिड़कियाँ खोल दी गाड़ी की, अलग को खड़े हो गए ताकि ये भागे, मैं मार दूँ उन्हें। राज्य मंत्री स्वामी यतीश्वर आनंद के आदेशों को अधिकारी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं और उनकी बैठकों से भी नदारद दिख रहे हैं। आज हरिद्वार में अटल बिहारी गेस्ट हाउस में राज्य मंत्री स्वामी यतीश्वर आनंद ने जिले में कोविड की स्थिति पर समीक्षा बैठक बुलाई, जिसमें स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम के अधिकारी गैर हाजिर रहे। अधिकारियों को सूचना देने के बावजूद भी बैठक से गायब रहने पर राज्य मंत्री स्वामी यतीश्वर आनंद का पारा चढ़ गया और उन्होंने अधिकारियों को लापरवाही न बरतने की नसीहत दी। साथ ही स्वामी यतीश्वर आनंद ने बैठक से गैर हाजिर रहने वाले अधिकारियों को 36 घंटों के अंदर लिखित स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए। स्वामी ने कहा कि अधिकारी कोविड महामारी को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रहे हैं। अधिकारियों की यह लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर किसी की भी लापरवाही की वजह से कोरोना पेशेंट की जान जाती है तो अधिकारी पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं स्वामी ने कोरोना की जंग में महत्वपूर्ण इंजेक्शन को लेकर अधिकारी को
निर्देश दिए जल्द ही इंजेक्शन को लेकर अपनी रिपोर्ट बनाकर शासन को भेजे, जिससे जल्द ही इंजेक्शन को जिले में भेजा जा सके। वहीं अगले शाही स्नान को लेकर मंत्री का कहना है कि शासन और मेला प्रशासन द्वारा कोरोना महामारी को देखते हुए सभी प्रकार की व्यवस्था की गई है। मैंने उनका कारण पूछा क्यों नहीं आए। एक दो अधिकारी ने तो ये कहा कि मेरे को सूचना ही नहीं है, और जिस व्यक्ति ने सूचना देने का जिम्मेवारी थी, मैं समझता हूँ अगर सूचना नहीं दी गई है ये उनकी गलती है। और दूसरा, मैंने अभी आदेश किया कि जो अधिकारी आज की बैठक में नहीं आए, उनको सूचना थी, वो क्यों नहीं आए, क्या कारण था, वो आने वाले 36 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण मैंने मांगा है, वो लिख कर देंगे। मैं इस बैठक में इसलिए नहीं आया, इस कारण से नहीं आया। क्षेत्र के रामनगर में संदिग्ध परिस्थितियों में घर में लड़की की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घर में लड़की और उसका गोद लिया भाई ही रहता था। पुलिस को घटनास्थल पर तमंचा कारतूस बरामद हुआ। क्षेत्र के रामसागर में 4 साल पहले मां पिता की बीमारी के चलते मृत्यु हो गई। माता पिता की मौत हो जाने के बाद घर में केवल गोद लिया भाई अनंत वर्मा और उसकी बहन देवांशी पुत्री स्व अजय वर्मा, उम्र लगभग 22 साल, बीएससी की छात्रा थी। मोहल्ला के लोगों ने बताया कि सुबह तक को सब ठीक था। अचानक घर से गोली की आवाज आई तो जाकर देखा कि देवांशी लहूलुहान पड़ी थी। जानकारी के अनुसार पता चला कि लड़की की सिम बंद थी, जिससे वह सिम चालू कराने को कह रही थी। जिसके बाद उसके भाई से किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ, जिसके बाद तमंचे की छीना झपटी में गोली चलाकर देवांशी के मुंह में जा लगी और घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हालांकि पुलिस ने जब मुखबिर द्वारा लड़के को गांव के पास एक स्कूल के पास पकड़ा, जिसके बाद लड़के अनंत ने बताया कि सिम कार्ड चालू कराने की बात कह रही थी। सिम कार्ड चालू न होने से बहन देवांशी ने गोली मारने के लिए तमंचा उठाया, जिसके बाद छीना झपटी में गोली चल गई और देवांशी के जा लगी और घटनास्थल पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि लगभग 19 साल पहले जब अजय वर्मा के कोई लड़का नहीं था तो खेत में एक लड़का मिला था, जिसका अजय वर्मा ने पालन पोषण कर पाला था। जिसके बाद अजय वर्मा ने अनंत को इंटर तक की शिक्षा प्राप्त कराई। जिसके बाद स्वयं की सराफा की दुकान पर लड़का रहता था। जिसके बाद आज अनंत की किसी बात को लेकर बहन से कहासुनी हुई और छीना झपटी में तमंचे से गोली चल गई। चौकी इंचार्ज रुपेश कुमार का कहना है कि लड़के के मौसा ने तहरीर दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर मौत का कारण पता चलेगा। देखिए, आज सुबह थाना किशनी पर यह सूचना प्राप्त हुई कि एक युवती की डेड बॉडी एक गांव में रखी हुई है। संदिग्ध परिस्थितियों में इसकी हत्या हुई है। तत्काल थाना पुलिस मौके पर पहुंची तो यह सामने आया कि इसका सौतेला भाई, जिसे कि इसके पिताजी द्वारा गोद लिया गया था, उसके द्वारा इसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। वह युवक मौके से फरार हो गया था। लॉकडाउन के लिए जो पुलिस लगाई गई थी, उस सतर्क पुलिस ने इस अभियुक्त को धर दबोचा है और जो आला कत्ल, जो इसका तमंचा है और जो खोखा है पिस्टल का, वो भी बरामद कर दिया गया है। महाकुंभ मेले में कार्यरत सफाई कर्मचारियों हरिद्वार के मेला नियंत्रण भवन के सामने धरने पर बैठ गए और मेला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे, जिसमें सैकड़ों की संख्या में सफाई कर्मचारी थी, जिसमें कई संख्याओं में महिलाएं अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ अपनी रुकी हुई वेतन की मांग को लेकर के प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रही थी। वहीं मौके पर पहुंचे अपर मेला अधिकारी हरवीर सिंह ने एक बार फिर संकट मोचन की भूमिका निभाते हुए सफाई कर्मचारियों को शांत किया और उनकी वेतन तुरंत देने के आदेश दिए। आपको बता दें कि यह सफाई कर्मचारी दूसरे राज्यों से महाकुंभ मेले में सफाई व्यवस्था देखने के लिए धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचे थे, जो करीबन 2 महीने से यहां पर कार्यरत थे। इनका आरोप था कि कई दिनों से इनका रुका हुआ वेतन नहीं दिया गया, जिसके कारण यह भुखमरी के कगार पर आ गए और भंडारों में खा करके अपना जीवन चला रहे हैं। वहीं अपर मेला अधिकारी हरवीर सिंह ने कहा कि हमारे कुछ सफाई कर्मचारी जिनका वेतन रुका हुआ था, जो पहले से स्वीकृत नहीं हुआ था, अब इनका वेतन हमने नगर निगम को दे दिया है। बैंकिंग प्रक्रिया में 1-2 दिन लगते हैं, उसके बाद इनको खाते में इनका वेतन आ जाएगा। सर, मेरा नाम। क्या परेशानी है आप लोगों को? सर, हम आए हैं काम करने के लिए, गरीब आदमी है। हमारे को पैसे पिछले महीने के जो 15 दिन के दिए, काट छांट के पैसे दिए, चलो मंजूर कर लिया सर। और ये अब 1 तारीख से डबल शिफ्ट लगवाई है पल्ली तरफ को, 1 तारीख से, और अभी तक कोई सर पैसा नहीं मिला, ना ही एक सुबह वाली का पैसा मिला है सर। हमारे पास पैसा होता आज ये बच्चा हमारा मर नहीं जाता। सर, कांति है। कहाँ से आए हो? हम आए बेलेंसर जिला से, राजघाट के पास, नरौरा के पास में राजघाट है, वहाँ से आए हुए हैं। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? भूखे पैसे पड़े हैं, 1 तारीख से तनख्वाह मिली है,
मिली नहीं है, अभी तक दी नहीं है। और जब भी जाता है जब भी कह देते हैं कि कल बटेगी, कि परसों बटेगी, कि पल्ले दिन बटेगी। आज 20 तारीख हो गई, आज कैसे डबल शिफ्ट को जाओ तुम्हें नहीं देंगे पैसे। गए तो जो कह दी कि तुम पे ली जाए तो ले लो, मुझ पे नहीं है पैसे। काम करने आए थे? यही आए तो कुंभ में सर जी। किसने कहा आपको कि ले जाए तो ले जाओ पैसे? उसने कहा जो ठेकेदार है का। क्या नाम है? अब नाम तो सर जी जानते नहीं है हम, नाम जानते होते तो सही से अपना गांव होता। कि कुछ हमारे जो सफाई कर्मचारी उनका कुछ वेतन रुका हुआ था, जो हमारे पहले जब स्वीकृति नहीं आई थी तब का, और ऑलरेडी इनका वेतन जो है नगर निगम को दे दिया गया है। क्योंकि बैंकिंग प्रक्रिया में 1-2 दिन लग जाते हैं, तो ऑलरेडी उनका 1 या 2 दिन में उनके खाते में पैसा चला जाएगा। सब कुछ तो नहीं है कि जो मिनिमम वेज जो तय हुए हैं वो तो उनको दिया ही जाएगा। अगर किसी का कोई इस तरह की शिकायत तो वो मैंने उनको अपना नंबर दे दिया, वो सीधे हमसे आके संपर्क कर सकते हैं। 2 लोगों की मौत भी हो गई है बता रहे हैं कर्मचारी की, तनख्वाह ना मिलने के कारण 2 नहीं, ऐसा ये कहना अच्छी बात नहीं है कि तनख्वाह ना मिलने के कारण किसी की मौत हो जाए, और महज इत्तेफाक होगा। क्योंकि इस समय आप देख ही रहे हैं कि किस तरह की परिस्थितियाँ हैं। वो अगर ऐसा हुआ है तो हमारे पास तो इस तरह की कोई सूचना आई नहीं है। तस्वीरों में पुलिस के गिरफ्त में खड़ा ये शख्स देश के कई मौतों का जिम्मेदार है। एक तरफ जहां देश में कोरोना से पीड़ित लोगों का रेमडेसिविर की कमी से मौत हो रही है, तो वहीं ये शख्स रेमडेसिविर इंजेक्शन का कालाबाजारी करता था, जिसे नोएडा थाना सेक्टर 20 पुलिस ने देर रात गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त रचित घई मूल रूप से प्रीतमपुरा दिल्ली का निवासी है। फिलहाल नोएडा के सेक्टर में रहता था। रचित बीते मार्च से ही दिल्ली और पंजाब से रेमडेसिविर लाकर नोएडा में कालाबाजारी कर रहा था। कोरोना के सीरियस मरीजों को ये रेमडेसिविर 15,000 से लेकर 40,000 में बेचता था। देश में कोरोना के दूसरे वेव के बाद से ही लगातार रेमडेसिविर की मांग बढ़ रही है। नोएडा क्राइम ब्रांच, नोएडा पुलिस और औषधि निरीक्षक लगातार नोएडा में रेमडेसिविर की कालाबाजारी को रोकने के प्रयास में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में बीती देर रात पुलिस ने रजत को गिरफ्तार किया है। पुलिस अब इंजेक्शन के स्रोत के बारे में जानकारी जुटा रही है। पुलिस को इसके पास से 105 रेमडेसिविर इंजेक्शन, कैश और 1 सेंट्रो कार बरामद हुई है। माननीय आयुक्त महोदय तथा उच्च अधिकारियों के निर्देशन में गौतम बुद्ध नगर पुलिस को कोविड-19 से संबंधित दवाइयों की कालाबाजारी में एक अहम सफलता मिली है। दिनांक 20 अप्रैल 2021 को रचित घई नाम के एक व्यक्ति को क्राइम ब्रांच, थाना सेक्टर 20 की टीम और औषधि निरीक्षक द्वारा गिरफ्तार किया गया। यह व्यक्ति मूल रूप से दिल्ली का निवासी है और मार्च 2021 से यह नोएडा में निवास कर रहा था और रेमडेसिविर की कालाबाजारी कर रहा था। यह दिल्ली तथा अन्य जगहों से जो है दवाइयां ला रहा था और मुख्यतः जो है यह चंडीगढ़ से दवाइयों के इसके द्वारा लाया जाना प्रकाश में आया है और दवाइयों के स्रोत के विषय में जानकारी की जा रही है। इस व्यक्ति से 105 वाइल्स रेमडेसिविर के इंजेक्शन, कुछ कैश व व्हीकल बरामद हुआ है और उक्त प्रकरण में ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट और आईपीसी की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। आपको बता दें कि हाथरस पुलिस के इनामी अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में मुखबिर की सटीक सूचना पर कार्रवाई करते हुए थाना सासनी व थाना हाथरस गेट पुलिस व एसओजी टीम की देर रात बदमाशों से हुई मुठभेड़ में पुलिस द्वारा आत्मरक्षा की गई। जवाबी फायरिंग में ग्राम नौजरपुर थाना सासनी में हत्या की घटना का मुख्य हत्या अभियुक्त 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश गौरव शर्मा गोली लगने से घायल हुआ है तथा इसी मुठभेड़ में उसका एक साथी सोनू तोमर उर्फ श्याम थाना हजीरा जनपद ग्वालियर जो 30,000 रुपए का इनामी बदमाश है, गोली लगने से घायल हुआ है। इनका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भागने में सफल रहा, जिसकी गिरफ्तारी हेतु तलाश की जा रही है। घायल अभियुक्तों को उपचार हेतु जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गिरफ्तार एवं घायल अभियुक्तों को के कब्जे से एक अवैध पिस्टल, एक अवैध तमंचा, जिंदा व खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना सासनी पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही थाना सासनी व थाना हाथरस गेट पुलिस एवं एसओजी टीम द्वारा मुख्य हत्या अभियुक्त गौरव शर्मा का साथी बदमाश सोनू तोमर उर्फ श्याम पुत्र पप्पू उर्फ राजेंद्र सिंह तोमर निवासी चिंते का पूरा थाना दिमनी जिला मुरैना
भी मुठभेड़ में घायल और गिरफ्तार हुआ है, जो थाना हजीरा जनपद ग्वालियर से हत्या के मुकदमे में करीब 20 माह से वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस महानिरीक्षक ग्वालियर जोन ग्वालियर द्वारा 30,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। साथ ही अभियुक्त सोनू उर्फ श्याम द्वारा पूछताछ में बताया गया कि हत्या के प्रयास के मामले में जनपद मुरैना से भी 10,000 रुपए इनाम उसकी गिरफ्तारी हेतु घोषित है। थाना सासनी पुलिस द्वारा जनपद मुरैना व जनपद ग्वालियर पुलिस से संपर्क स्थापित कर विस्तृत जानकारी की जा रही है। जनपद हाथरस के थाना सासनी पुलिस, थाना हाथरस गेट पुलिस तथा एसओजी टीम की संयुक्त कार्रवाई में मुठभेड़ के दौरान 1 लाख रुपए का इनामिया बदमाश गौरव शर्मा गोली लगने से घायल हुआ है, जिसे उपचार हेतु जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 1 मार्च को थाना सासनी क्षेत्र के ग्राम नौजरपुर में गौरव शर्मा एवं उसके साथियों द्वारा अमरीश शर्मा नाम के एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके संबंध में थाना सासनी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा इस घटना में शामिल 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। गौरव शर्मा उसी मामले में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु श्रीमान एडीजी महोदय द्वारा 1 लाख रुपए का पुरस्कार घोषित किया गया था। आज इस बदमाश को गोली लगी है और इसको पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इसके कब्जे से एक अवैध पिस्टल, जिंदा कारतूस तथा खोखा कारतूस पुलिस द्वारा बरामद किया गया है। साथ ही इसी मुठभेड़ में गौरव शर्मा के एक साथी सोनू तोमर को भी गोली लगी है, जो जनपद मुरैना एवं जनपद ग्वालियर मध्य प्रदेश से वांछित चल रहा था एक मर्डर केस में, और इसके ऊपर 40,000 रुपए का इनाम मध्य प्रदेश पुलिस की तरफ से था। उसे भी गिरफ्तार करने में थाना सासनी पुलिस को महत्वपूर्ण कामयाबी मिली है। इन दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध थाना सासनी पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है तथा इस गिरफ्तारी करने वाली टीम को मेरे द्वारा 25,000 रुपए के नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाएगा। मामला सिडकुल पेंटागन मॉल का है, जहां कल उत्तराखंड सरकार की तरफ एसओपी जारी की गई थी। आज 2 बजे के बाद आवश्यक दुकानें खोलने का आदेश जारी किया गया था, जिसको नियम ताक पर रखकर सिडकुल पेंटागन मॉल द्वारा राज्य सरकार के नियमों की धज्जियां जमकर उड़ाई गई। पेंटागन मॉल किसी न किसी तरह हमेशा चर्चाओं में बना रहता है। आज भी उत्तराखंड सरकार के नियम के अनुसार पेंटागन मॉल 2 बजे के बाद पेंटागन मॉल पूरी तरह से खुला रहा। अब यह देखना होगा स्थानीय प्रशासन के द्वारा पेंटागन मॉल पर उत्तराखंड सरकार के कोविड-19 के नियम का पालन न करते हुए प्रशासन द्वारा पेंटागन मॉल पर क्या कार्रवाई की जाती है। अब तो यह आने वाला वक्त ही बताएगा। ये तस्वीरें नोएडा के थाना फेज 3 क्षेत्र के बहलोलपुर गांव की है, जहां आज दोपहर एक कबाड़ के गोदाम में अचानक आग लग गई। दमकल विभाग के अधिकारियों ने बताया कि बहलोलपुर गांव में एक कबाड़ी का गोदाम है। दोपहर में अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आगे बताया गया कि घटना की सूचना मिलते ही मौके पर दमकल की आधा दर्जन गाड़ियां पहुंच गई। 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। जहां पर आग लगी थी वहां पर घनी बस्ती है। इस आग के चलते आसपास के लोगों से पूरा इलाका खाली करवा लिया गया था। आपको बता दें कि आज से करीब 10 दिन पहले इसी गांव में एक बस्ती में आग लग गई थी, जिसमें सैकड़ों झुग्गियां जलकर राख हो गई थी। उस हादसे में 2 मासूमों की मौत भी हो गई थी। फिलहाल TNI एक्सप्रेस में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ।